बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत की सुबकी हुई ये अंडरस्टेटमेंट है। गुज़िश्ता रोज़ जो तमाशा लगाया गया, अगर उसे थिएटर कहा जाए तो गलत इसलिए नहीं होगा कि आपने पार्लियामान का इजलास बुला लिया, वो भी छुट्टी के दिन, और आज ये कहा गया कि नहीं जनाब ये तो वर्किंग पेपर था, ड्राफ्ट नहीं था, इसमें किसी को कोई बदनीति शामिल नहीं थी। लेकिन हुकूमत को बहरहाल एक बड़ी शिकस्त तो हुई है। गो कि ये तरमीम अब भी लाने का मुकम्मल इरादा है हुकूमत का, और वज़ीर आज़म साहब जब वापस लाएंगे यूएनजी के इजलास के बाद वापस अमेरिका से, तो हुकूमत का मुकम्मल इरादा है कि ये दोबारा तरमीम लाई जाएंगी पार्लियामान के अंदर, और हमारी अददी अक्सरियत है, हम इकट्ठे कर लेंगे सबको और हम इस तरमीम को मंजूर भी करवा लेंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई बड़ी अच्छी तरमीम थी तो इनको सीक्रेसी में रखने का क्या फ़ायदा था, इनको पब्लिक किया जाता। और आज अगर अपोजिशन ने हुकूमत के लत्ते लिए तो ठीक लिए कि अगर आपने एक वर्किंग पेपर बनाया है या तरमीम का ड्राफ्ट बनाया है तो उसे हर किसी से शेयर कीजिए। ये भी जहन में रखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तमाम तर सूरत हाल में हर किसी के लिए बहुत हाईली सॉट आफ्टर रहे। यानी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके लिए देने के लिए तो कुछ नहीं था, वो मौलाना साहब के पास जाते रहे, लेकिन पता नहीं किस मुंह से जाते रहे, क्योंकि जनाब इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान साहब को निहायत ही गंदे और घटिया नामों से बुलाते रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ किस मुंह से मौलाना साहब को मिलती थी, ये तहरीक इंसाफ के दोस्त ही बता सकते हैं। हुकूमत शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को डिजर्ट कर चुकी थी, लेकिन आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कतई तौर पर ना ही डिजर्ट होने वाली शख्सियात में से हैं, ना ही वो किसी सूरत इररेलेवेंट है, बल्कि आज की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुकम्मल तौर पर रेलेवेंट है। और इस बात का एहसास और भी बहुत से लोगों को हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत से पैगामात चंद ताकतवर हलकों की जानिब से भी पहुंचाए गए। मौलाना साहब ने ना नहीं कही, लेकिन वक्त मांगा है और ये कहा है कि इन तरमीम के अंदर जो बातें हमारे सामने हैं उन पर हम मुशावरत चाहते हैं, मजीद वजाहत चाहते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी को फैसल वोडा साहब, जो कि सेनेटर हैं इस वक्त, और वो इंडिपेंडेंट सेनेटर खुद को कहते हैं, और उन ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से बहुत गहरा है, किसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने हुकूमत के हवाले से आज क्या कहा, जरा सुनिए। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। अब जनाब मौलाना गफूर हैदरी साहब ने बाकायदा तौर पर कल कहा कि नहीं ये कुछ जल्दी वाली बात नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन हैदरी साहब ने कल फरमाया कि नहीं, हमें तो महीना चाहिए इस दस्तावेज को पढ़ने में और समझने में। उन्होंने क्या फरमाया, तो सुनिए। तब तक तो काफी फाइज हिस्सा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। जजेस तो आते जाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बात यही नहीं रुकी। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUFA के बड़े सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ख़तरनाक तरमीम होने जा रही थी और इनको रोका JUFA ने है। काट दिए और वो काटा है तो JUI ने काटा है। अब भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक कटा है वो JUI ने काटा। जो कुछ आर्टिकल 8 के हवाले से होने जा रहा था, जो कुछ आर्टिकल 199 के हवाले से होने जा रहा था, वो बहुत बुरा था। हुकूमत की इस हालत को डिस्कस करने के लिए, अब मैं जब हुकूमत कहता हूँ तो एसेंशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद है मियाँ नवाज शरीफ साहब के देरीना साथी और साबिक वफाकी वजीर जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, अगर मैं इससे आपसे आगाज़ करूँ कि आपके दोस्ती हैं, मतलब फैसल वोडा साहब, आप लोग प्रोग्राम में भी इकट्ठे होते हैं, उन्होंने कहा ये बड़े नाअहल और निकम्मे लोग हैं, इनसे कोई काम सीधे नहीं होता, इनसे पूछें, ये तरमीम नहीं ला पाए, लाना तो दूर की बात, कामयाब तो बाद में होनी थी, मतलब टेबल भी नहीं प्रॉपरली कर पाए। तो आपको लगता है कि आपके जो कुलीग्स पार्लियामान के अंदर हैं वो निकम्मे हैं या नाअहल हैं? शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ, जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिस तरह किया, उसमें जो आपने बात की कि हुकूमत की हार है या किसी की जीत है, जब आइनी तरमीम होती हैं मुनीब फारूक साहब, तो कभी वो हो पाती हैं, कभी नहीं होती, उस पर डिस्कशन होती है। हाँ, गैर आइनी तरीका ना अपनाया जाए तो आइनी तरमीम हो जाए या ना हो, उसको हार जीत से मुंसलिक नहीं करना चाहिए, ना होता है। मगर ये तरीक़ाकार गलत था जिस तरह हो रहा था, जिस तरह 2-3 दिन से आप देख रहे थे,
और जहाँ तक पब्लिक करने का सवाल है, कोई मसवदा होना चाहिए और वो पार्लियामान के अंदर डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए। उसके बाद कोई तरमीम आ भी जाती है तो उसके दूरस्थ नताइज अच्छे होते हैं। और अगर आप धोखे से या फौरी तौर पे कोई अक्सरियत के बलबूते पे तरमीम ले आते हैं मगर उस पर डिस्कशन नहीं होती तो उसके यकीनन असरात नेगेटिव आते हैं। यहाँ क्या हुआ है मियां साहब? यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? इन्होंने धोखा किया है, क्या किया है? ये भी देखें, अगर धोखे की बात है तो मैं पहले दिन से मुनीब फ़ारूक साहब कह रहा हूँ कि सहूलतकारी मौजूद है और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद का फैज़ आम आज भी जारी है। जस्टिस साकिब निसार का जो असर है वो आज भी मौजूद है। और जब मैं ये बात करता आया हूँ तो मुझे उस वक्त भी कहा जाता था कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं, और जब मैं 8 फरवरी के बाद ये बात मैंने तवातर से कही तो फिर भी ये कहा गया कि जनाब, मगर मैं मुनीब फ़ारूक साहब ये ज़िम्मेदारी से बात कहने लगा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब का 8 फरवरी को जो नेटवर्क था उसने पूरा तकड़े तरीके से वार किया रियासत पे भी और इस सिस्टम पे भी। और जो फॉर्म 47-45 की बात की जाती है, दरअसल अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करवा लिया जाए तो फॉर्म 47 की पैदावार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबा पंजाब में जो उनके लोगों को जितवाया गया वो फॉर्म 47 की पैदावार। अच्छा मियां साहब, लेकिन एक बात है, बदकिस्मती देखें कि जिनके साथ एक सेकंड जिनके साथ सब कुछ हुआ है उनको फॉर्म 47 की पैदावार किया कहा जा रहा है और जो बेनिफिशियरी हैं वो धड़ल्ले से। बट मियां साहब बात यह, यहाँ तो आप तरमीम ला नहीं पाए, यहाँ फैज़ हमीद साहब का नेटवर्क भी क्या करे बंदे। आपने कहा हमारे पास नंबर पूरा है, आपके दोस्तों ने मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से बुलवा लिया, वो तशरीफ लाए, हमजा शहबाज शरीफ साहब को गालिबन दोहा से वापस बुला लिया गया, आ गए, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको पता ही नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ हैं या नहीं है। अब यहाँ फैज़ हमीद साहब का नेटवर्क तो नहीं है ना, ये तो आपकी जमात की सियासी बसीरत और सियासी होमवर्क पर सवाल उठता है कि नहायत ही फारिग था काम, नहायत ही निठल्लों वाला काम किया हुकूमत ने। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैंने पहले बात कह दी जो आप सवाल कर रहे हैं कि तरीक़ाकार भी गलत था और जो कुछ 3-4 दिनों में आपने शो देखा उसको भी किसी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। हुआ क्या आपके नजदीक, क्या हुआ है? मौलाना साहब क्यों हट गए दूर इस इत्तेहाद से, क्या हुआ? आप मेरी अर्ज सुन लें तो मैं शायद समझा पाऊँ। मैं दयानतदारी से ये आपको कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद का फैज़ आम चला है, वो 8 फरवरी को भी चला था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि अदारों के अंदर आज भी उसके मौसर लोग मौजूद हैं और बज़ाहिर वो किसी और की हुक्म लेते हैं मगर मानते इसी का है। 8 फरवरी को भी जो नताइज बनाए गए थे सिस्टम के अंदर लोगों ने ही बनाए और थोप दिया किसी और पे, जिसकी वजह से आज आपको ये बिल पास करवाने में जो दुश्वारी पेश आई। जब तक तल्लक है कि जो मैं कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान आप कह रहे हैं या कोई और फिगर पूरी नहीं हो रही, तो उसकी भी बड़ी वजह जो है आप अदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं पहले उनको चेक कर लें भाई वो किसकी बात मान रहे हैं या किसके लिए काम कर रहे हैं, और ये बात अगले दिनों आपको नज़र भी आ जाएगी। बट मियाँ साहब इधर जाते हैं, मैं आप बात खोल के कर लेते हैं ना। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, ये एक ट्रियो बनता है, 3 लोगों के वफ्द हैं, ये जाके मौलाना साहब से मिलते हैं। अब देखिए बाकी तो छोड़ दें, मोहसिन नकवी साहब का तो आपको पता है कि आपके दोस्तों ने कहा जी कि उनका कबीला कौन सा है, वो बड़े इस वक्त पाकिस्तान की मुक्तदरा के बड़े करीब हैं, इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हो के भी इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो के भी इंडिपेंडेंट हैं। सवाल ये है कि उनको कोई भी रीड नहीं कर पा रहा, जो नंबर आपके लिए पूरे हो रहे हैं वो भी नहीं पता लग रहा, और कोई सहूलत का मतलब मौलाना साहब को किसी ने कान में कोई कुछ कह दिया कि जी आपने इनका साथ नहीं देना।
आपने इनसे दूर हट जाना है या कल ये तरमीम पास नहीं होगी। इसमें मैं हैरान हूँ, आपको शायद ज़्यादा पता है कि फैज़ हमीद साहब का नेटवर्क यहाँ क्या करेगा। अभी तो वो अंदर है, मतलब वो मौलाना साहब को कैसे काबू कर लेंगे और क्या कहेंगे कि नहीं जी वोट ना दें इस तरमीम में। यार मेरी बात सुने, मैं आप जितना इंटेलिजेंट नहीं ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ जितना इंटेलिजेंट नहीं है ना मियां साहब, मैंने नहीं समझ लगती, जरा कौन ज़हन आदमी है, जरा मैंने खोल के समझाओ। चलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾ ਲਓ। नहीं मगर ਤੁਸੀਂ इन्फॉर्मेशन रखते जे वो मैं जानता हूँ, मगर मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ और मैं दयानतदारी से जो मेरी मालूमात हैं मैं वो कह रहा हूँ, गलत भी हो सकती हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपके पास मौसर इंफॉर्मेशन होती है, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 8 फरवरी को नताइज बनाए, जिस ट्राइका के आप नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं कि ये कौन है, तो भाई 8 फरवरी को फॉर्म 47 45 बनाने वाले ये थे, फॉर्म 47 बनाने वाले तो और थे। क्यों नहीं अदारों में बैठे लोगों के मुतल्लक इंटेलिजेंस के अदारे या साहिब इख्तियार लोग या पॉलिसी साज उनको 8 माह गुजरने के बाद भी इन्वेस्टिगेट करते, आपको पता चल जाएगा। ये भी जो कुछ हुआ है ये भी सारे का सारा खेल जो है ये उन्हीं लोगों का है जिन्होंने 8 फरवरी के नताइज बनाए थे। अच्छा जी, अब मैं इससे ज्यादा कहूंगा तो आप शायद सुनना पसंद ना करें। नहीं, मैं तो कहने के लिए तैयार। नहीं, मुझे पता है आप कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं, लेकिन मैं पंजाबी में कहते हैं मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं फंस जाऊंगा। बट सवाल ये है कि मियाँ साहब चलें, ये सब कुछ जो भी कल हुआ है, बहुत से दोस्त हमारे कह रहे हैं कि नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब कल जो हुकूमती परफॉर्मेंस थी उससे बड़े नाराज़ हैं कि यार आप लोगों ने बुला लिया और डंडोरा पीट दिया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि नंबर पूरे हो गए, ये हो गए। उनकी मौलाना साहब से कल मुलाकात शेड्यूल्ड थी, नहीं हुई और मियाँ साहब वापस लाहौर तशरीफ़ ले गए। आपकी तो जारी बात है, आपके कुलीग मियाँ साहब वाकई नाराज़ हैं कि यार थोड़े को एक काम भी सिद्धा नहीं होता। नहीं, मैं ये आपको बता दूं कि मनीब फ़ारूक साहब ये बात कोई समझे ना समझे, कोई पसंद करे या ना करे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रियासत की बर्बादी हो गई है। वजह यह है कि पाकिस्तान जब भी ट्रैक पे चढ़ता है, मईशत बेहतर होने लगती है, तो पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी से इंतशार पैदा किया जाता है। ये भी जो कुछ हो रहा है आप देखें कि मईशत, मैं नहीं कहता कि मुकम्मल ठीक हो गई या कोई हौसला अफजा बातें हैं, मगर ये आप कह सकते हैं कि उम्मीद पैदा हुई है कि चले कुछ थोड़ा बेहतर होना शुरू है, अपना इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू है, महंगाई को थोड़ी बहुत कम होना शुरू हुई है, ये अच्छे साइन है। मगर क्या ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ मैं कह रहा हूँ, 8 फरवरी के नताइज बनाने वाले और नवाज़ शरीफ को हटाने वाले, नवाज़ शरीफ को का रास्ता रोकने वाले आज भी मुतहर्रिक हैं। और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है या जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो है नहीं। मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के बाद हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, तो जो अरेंजमेंट करने वाले थे हुकूमत बनाने का, ये अरेंजमेंट भी तो वही कर रहे थे। फिर क्यों नहीं यार उनके बारे में भी बात की जाती? सिर्फ ये कह देना कि ये 3-4 लोग जो थे फेस थे या आनिया जानिया ना देखो नतीजा कुछ भी नहीं, तो फिर उनको भी तो देखना चाहिए जो अरेंजमेंट करने वाले हैं। माजरत के साथ लोगों ने तो ये भी अरेंजमेंट। सर बात ये है कि तो अब मैं भी आप लोगों खुल के बातें हो रही हैं तो मैं आपसे कर देता हूँ। बात ये ना, आप भी अपनी सर्विसेज, आप कहते हैं नहीं सियासी काम भी हमारे लिए फलाना बंदा कर दे, फलाना इदारा कर दे, फलाने लोग कर दें, चले हुकूमत बन गई, स्टिच अप हो गई, बन गई, चले मैं उस पर नहीं आ रहा। बट मसला ये है, ये तरमीम पास होनी है, मौलाना साहब को मौलाना साहब को पैगामात गए हैं, मौलाना साहब को मुख्तदर हलकों से भी पैगामात गए हैं। इससे ज़्यादा आकर किसी ने बैठ के तो मौलाना साहब को कन्विंस नहीं पास करना होगा ना। आप कहते हैं मौलाना साहब को राज़ी करने वाला काम भी कोई और कर दे, तो तुसी सियासी जमात रहना है या तुसी कुछ और बन जाना है? फिर नहीं मनीब साहब, बड़ी माजरत से जब आप ये बात करते हैं ना तो तकलीफ होती है। अच्छा। आप बुनियाद को छोड़ दें और सिरा दूसरे सिरे को पकड़ लें, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है ना। अच्छा, बात सीधी सी है कि भाई साहब जिन लोगों ने 8 फरवरी को पैसे लेके
आपका फॉर्म 47 भरा है। अच्छा। तो आज भी वही मुतर्रक हैं, 8 माह गुजर गए, आपने उनको कुछ सजा भी नहीं दी। आप अगर आज ये बात करने में हक बजानब होते कि 8 फरवरी के इंतखाबात आज़ादाना तौर पे हुए होते, कोई फॉर्म 47 की पैदावार पे सूबों की हुकूमतें या मरकज़ की हुकूमत को ये प्रॉब्लम ना होती, जो 8 फरवरी को जो करने वाले थे। सहूलत करी है और आज भी सहूलत करी है। मैं बिल्कुल यकीन से आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो 2017 का नतीजा बनाने वाले, फैसला लेने वाले, देने वाले, दिलवाने वाले आज भी इतने पावरफुल हैं कि वो ये आईनी बिल और ये आईनी तरमीम जो थी, आप इसका मसवदा अगर पब्लिक कर देते तो लोग कहते। मुझे ये बताएं कि आज 5-6 इंतहाई मोहतरम जजेस साहबान सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं जो आउट ऑफ टर्न और जिनकी प्रमोशन हुई है, उस वक्त किसी ने बात की थी? मुझे ये बताएं कि आज के हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर नहीं थे, तीसरे नंबर से उठा के बनाया गया, किसी ने एतराज़ किया? और ये बहुत सी चीज़ें। और क्या 4 साल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा और फैज़ हमीद साहब जो कुछ फैज़ आम देते रहे, किसी से कोई चीज़ ढकी छुपी है? और क्या जिनको फैज़ आम वो देते रहे आज वो क्या कर रहे हैं? सबके इल्म में है। नहीं बट आप पर भी इल्जाम है ना मियां साहब, बिगाड़ पैदा हुआ है सर, बिगाड़ पैदा हुआ, जिससे नुकसान हुआ है रियासत को, मियां अदारों साहब, को, मियां साहब, उस पे कोई बंदा बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मियां साहब आप ये भी तो देखें, आज आपकी हुकूमत पर, आपकी जमात पर, इस निज़ाम पर सबसे बड़ा बोहतान, सबसे बड़ा इल्ज़ाम, सबसे बड़ी चार्जशीट क्या है कि आप एक सिटिंग चीफ जस्टिस को उनकी मुद्दत मुलाजमत की आड़ में रिटायरमेंट एज बढ़ाकर वफाकी आईनी अदालत बनाकर बेसिकली उनके जो दौर है, उनका जो टन्योर है उसको बढ़ाकर उनको फ़ायदा देना चाहते हैं और उनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके इस निज़ाम को, आपकी इस हुकूमत को उन्हीं की वजह से ढारस है, उन्हीं की वजह से ये निज़ाम चलेगा। चलें, अगर मैं आपकी फ़र्ज़ कर लूँ, इस बात को फ़र्ज़ कर लूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, क्या आज के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, इससे पहले जब रेफरेंस इनके खिलाफ दिया गया था उस वक्त इनके बारे में दुनिया क्या कहती थी, इनके फैसले क्या बोलते थे, फैजाबाद धरने की जजमेंट क्या बोलती थी? क्या उसका कनेक्शन जनरल फैज हमीद से नहीं है? बिल्कुल था। क्या मुझे ये बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का कनेक्शन निकलता नहीं है जनरल फैज हमीद से? क्या साकिब निसार से उसके ताने बाने नहीं मिलते? क्या जस्टिस आज के चीफ जस्टिस जो हैं मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, कनेक्शन मिलता नहीं है? सर बात ये आप आज आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। और सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप एक चीफ जस्टिस को रखना चाह रहे हैं कि वो आपको फायदा देंगे। ना मेरे भाई एक सेकंड, अब रुक जाएं। आपने क्योंकि तान छेड़ी है तो फिर इसका जवाब भी ले लें जी। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त उनको नुकसान महज इसलिए दिया गया कि उन्होंने आईनी बात की, उन्होंने बात की जो साजिश बुनी जा रही थी उसको बेनकाब किया, उसकी सजा मिली। मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या उन्होंने मुझे फायदा दिया था? और आज जो लोग मफरूजे पे मबनी ये बातें कर रहे हैं कि जनाब कल को ये होगा, तो अभी तक हुआ तो नहीं ना, तो फिर इन्होंने जो सजाएं उनको दी वो किस बुनियाद पे दी? किसके कहने पे वो रेफरेंस दायर किए गए? उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? आपने एक चीफ जस्टिस जो आज के मौजूदा हैं या उस वक्त के जस्टिस थे, उन पे उंगलियां उठवाई पूरी दुनिया में, तज़हीक की उनकी, मगर किसी ने उनको सजा नहीं मिलने दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ किसी ने उसको सजा नहीं मिलने दी। तो फैज़ आम और क्या होता है, सहूलतकारी और क्या होती है? किसी ने आज तक पूछा है जस्टिस साकिब निसार को, बंदयाल साहब तो को किसी ने नहीं पूछा, मगर अगली बात करने के लिए तैयार होते हैं कि देखें जी आइंदा 3 सालों में ये कुछ हो जाएगा। और भाई जो कुछ हुआ है पहले उसका तो कुछ ना कुछ मुदावा कर दो, उस पर बात करनी। आप कहते हैं पुरानों को सजा दें, कह देना है कि आइंदा ये होगा। सर मियां साहब बात ये है, मैं आप इसको कहूँगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मफरूजा नहीं है सर, आप कर रहे हैं, आप तरमीम ऐसी ला रहे हैं, आप रखना चाहते हैं इज्जत माब
चीफ जस्टिस साहब को और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना कर अच्छा, एक सेकंड। आप रखना चाह रहे हैं, ये बात तो माने ना मियां साहब। आपके पास वक्त कम है, मैं इतना कह दूं, चलें हम करना चाह रहे हैं, कोई करवाना चाह रहा है, इसको एक साइड पे रख दे। अभी हुआ तो नहीं ना कुछ जी भाई, जो कुछ पहले हो चुका है क्या वो ठीक हुआ है? और अगर गलत हुआ है तो उसका यार कहीं तो ब्रेक होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप सब कुछ करते जाओ और दूसरे को कहो कि नहीं तुमने भी यही करना है? ठीक, अच्छा चले, अब इसके ऊपर बहस आपसे इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम कर लेंगे। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे। वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। 19 सितंबर से कहा जा रहा है कि एक वकला तहरीक का आगाज हो सकता है। हुकूमत ये तरामीम लाने में नाकाम रही तो क्यों रही? हुकूमत की लाइन कैसे पिटी? किसने क्या किरदार अदा किया? और वकला बरादरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत के खिलाफ, इस आईनी मुसव्वदे के खिलाफ क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 54 के करीब ऐसी तरामीम थी जो कि लाना चाह रही थी हुकूमत, अब तरामीम नहीं आई। और आज अगर मैं ये कहूँ कि जो इजलास कौमी असम्बली का था उसे एक वजाहती इजलास कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक धुआंधार तकरीर की, लेकिन आज लत्ते लिए हुकूमत के अपोजिशन ने। और सबसे जो ज़बरदस्त किस्म की तकरीर थी जिसमें बाकायदा तौर पर ट्रोलिंग की गई हुकूमत की, वो जनाब असद कैसर साहब की जानिब से थी। अब असद कैसर साहब क्योंकि खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, तो आज उन्होंने जिस तकरीर में और बहुत सी बातें कही, उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही जो कि इस हुकूमत से मुताबिकत रखती है या इस हुकूमत के बारे में है। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। पूछना चाहता हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद आ रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहाँ से आया, ये केमिया कहाँ से आया? ये पार्लियामेंट है ना, अपने आप कहते हैं आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं, डंडे के जोर पर चलते हैं, कहना था असद कैसर साहब को। डंडे के जोर पर तो बहुत से लोग बहुत तरह चलते हैं। इन तमाम मामलात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद मामलात के ऊपर अपनी गिरफ्त रखते हैं। रिसेंटली भी उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे इस आइनी मुसव्वदे के ऊपर। अच्छी बात यह है कि मुसव्वदा उनके मुताबिक जो उनके खदशात थे हुकूमत इसे लाने में भी नाकाम रही, पास होना तो बहुत दूर की बात है। जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़बरों के हवाले से बड़े अहम माने जाते हैं, तमाम ख़बरें उनके पास होती हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस बात को राना साहब आपसे ही शुरू करूं, एक होती है कि एक सुबकी हो जाना, आप कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को मार किस चीज़ की पड़ी है? ओवर कॉन्फिडेंस की, या उनको लगा कि बस कुछ चीज़ों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि ठीक है ये हो ही जाएगा, मौलाना साहब टैग अलॉन्ग कर ही जाएंगे, बाकी भी अरेंजमेंट हमने कर रखा है, या लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि हुकूमत के हक में नहीं गया? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि भाई वो आईनी तरमीम ही क्या जो सीक्रेसी में हो। अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो ड्राफ्ट को पब्लिक कीजिए, मेंबरान के बीच में एटलीस्ट डिस्कस हो, डिबेट हो, तो तरमीम अगर मंजूर हो तो एट द एंड ऑफ द डे होता तो नंबर्स गेम है, अगर 2 तारीख मुकम्मल होगी तो हो जाएगी। तो हुकूमत को रगड़ा कहां से लगा है? कि 2-3 चीजें हैं। ये इनको सियासी नापुख्तगी कहें तो बहुत छोटा लफ्ज है जो कल मैंने यूज किया, क्योंकि सियासी तौर पे तो सारे तजर्बाकार हैं। असल में चेन ऑफ कमांड का ना होना बुनियादी इस फेलवर का नतीजा है। ठीक। और जिनके पास कमांड है उनको सियासत का बहुत ज्यादा नहीं पता होता। फिर कई कमांडर अगर आप डाल दें, मैं कमांडर से मुराद आप मोहसिन नकवी को समझें, आप इसहाक डार को समझें, आप आदम नज़ीर तारड़ को डालें, आप शहबाज शरीफ को डालें, आसिफ अली जरदारी को डालें, बिलावल भुट्टो को डालें, हुकूमती इत्तेहाद को डालें, तो फिर ऐसा होता है कि सब अपनी अपनी जगह पे नंबर बनाने के लिए दौड़ रहे होते हैं। मुझे बताएं मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हमें और आपको पता है वो एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। या तो वो अकेले ही कर लेते और तय करा लेते। अब आधा तीतर आधा बटेर दुनिया में नहीं चलता, मतलब ये मुहावरा है और ये बिल्कुल इस आईनी तरमीम पे सादिक आता है। मैं समझता हूँ जो आदम नज़ीर तारड़ ने आज गुफ्तगू की, इन्हें ये सिक्रेसी करने की बजाय जब ये सेशन बुलाने का सोच रहे थे
क्योंकि सिक्रेसी वो थी जो आज उन्होंने बताई कि बैकग्राउंड में हमने कितनी मीटिंग्स की, कितनों के साथ की। ठीक है, तो फिर इत्तेफाक राय वहीं पे कम से कम मौलाना फजलुर रहमान के साथ तय कर लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने धोबी पटड़े वाला काम किया है। ठीक है। जो लोग उनसे मुज़ाकरात में थे, मेरी उनसे एक बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें मौलाना साहब ने ना हाँ की है ना की है, लेकिन अब वो बार्गेनिंग करेंगे। अब जो आज हम सेशन प्रोरोग कर जाएंगे उसके बाद ठीक, वो बिल्कुल तैयार है, हम समझते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ वो काम किया जो वो समझते हैं कि उनके साथ इलेक्शंस में हम सब ने मिलके किया। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने सबके साथ इकट्ठा कर दिया। तो ये जैसे को तैसे वाली बात हुई है। मौलाना साहब सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। चौधरी साहब, मैं अगर आपके पास आऊं, मुसवदा आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जाहिर बात है आपका वीडियो बयान आपने अपने एक्स अकाउंट पे भी जारी किया और वकला आपकी फ्रेटर्निटी के अंदर भी अब बड़ा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। सो मच सो कहा जा रहा है कि जी वकला तहरीक दोबारा शुरू हो रही है। हामिद खान साहब ने तो कहा जी हम 19 सितंबर से शुरू करेंगे। बट सवाल ये है कि हुकूमत कर तो कुछ नहीं पाई, मुसवदा अपनी जगह मौजूद है, नाउ इट्स पब्लिक। आपको लगता है कि कोई कॉमन ग्राउंड है जिस पर बात हो सकती है, अलाउ मी टू से के तरीके इंसाफ, ऑपोजिशन, वकला बरादरी की हुकूमत के साथ कि यार इस चीज़ को इस तरह ठीक कर लें, आपका पर्पज़ हमें समझ आ गया, इसको इस तरह से बेहतर कर लें, या आपको लगता है कि नहीं, पोल्स अपार्ट है और कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं इस मुसवदे के अंदर जो ऑपोजिशन या हुकूमत को साथ लाए? नहीं मुनीब, जो मुसवदा रात को हुकूमत के पास भी आया और बाद में जो है ये सियासी जमातों के पास आया, फिर मीडिया के तवसत से जो है ये हम लोग पहुंचा, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी मैंने वो पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जिस किस्म का ये मुसवदा है, ये तजवीज़ हैं, ये आइनी तरमीम नहीं है, ये पाकिस्तान को एक तारीख दौर में धकेलने की एक बेईमाना साजिश है। देखिए, अगर आपने अदालतों को मजबूत करना है तो ये एक अच्छा एजेंडा है, इसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन आप मजबूती के नाम पे अदालतों के इख्तियारात जो है वो उनसे छीनेंगे। आप जो मौजूदा निज़ाम है जो कि डिलीवर कर रहा है, दगरगुं सिचुएशन भी है लेकिन अदालतें काम तो कर रही हैं, तो उसके आप इख्तियारात को इस तरह से, तो जिस तरह से इन तजवीज़ में मसवदे में जो तजवीज़ दी गई हैं, इस तरह से तो सिविल जज को नहीं निकाला जाता। और आपने चीफ जस्टिस के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया और एक शख्स के, लगता यह है कि एक शख्स और एक ज़ात के इर्द गिर्द ये जो हैं ये तजवीज़ जो हैं वो आई हैं। आप आइनी कोड बना रहे हैं और आइनी कोड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप तमाम इख्तियारात ले रहे हैं। बात यह है कि हो सकता है कुछ फैसले पसंद ना आए हुकूमत वक्त को, लेकिन अदालतों के फैसले पसंद नहीं आते अक्सर ताकतवर लोगों को। अदालतें होती इसलिए हैं कि ताकतवर लोगों को उनके फैसले पसंद नहीं आए और आइन और कानून के मुताबिक चलें। अगर आपको उसमें कोई एतराज़ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप इदारे पे चढ़ दौड़ें। देखिए, मेरा इदारा है अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और लोअर जुडिशरी। अगर कोई उसके ऊपर जो है वो तबाज़माई करेगा तो फिर मेरा उसके साथ वो एक लड़ाई का या एक मुखासमत का या इख्तिलाफ का एक बायस बनेगा। ये हुकूमत ने जिस तरह से ये तजावीज़, जैसे असद कैसर साहब की मैंने भी स्पीच सुनी है, वो कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर साहब के पास अपना अब मसवदा नहीं था। तो मुनी, फिर ये बताइए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत 1973 की जो है वो तमाम लेजिस्लेटिव बिजनेस देखते हैं ये दो मिनिस्ट्रीज। तो अगर लॉ मिनिस्टर के पास पे ये मसवदा नहीं था तो फिर ये सवाल तो होता है कि ये फिर डायरेक्शंस थी या ये तजवीज़ कहाँ तक थी। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखिए वो सियासतदान है और उन्होंने, उनके वालिद ने, मुफ्ती महमूद साहब ने आइन बनाया था। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का ये बड़ा फ़र्ज़ है कि वो इस आइन को बचाए। 73 का आइन हम आज तक इम्प्रूव तो करते आए हैं, लेकिन हमने आज तक नए आइन के बारे में इसलिए नहीं सोचा मुनीब साहब कि ये आइन बनाना दोबारा ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे बहुत इस वक्त तो जो इतना ट्रस्ट डेफिसिट मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में है, इदारों में है, यहाँ तो कोई ऐसा शख्स और या ऐसी शख्सियत मुझे नजर ही नहीं आ रही कि जो इन सब चीजों को इकट्ठा कर सके। और एक जुमला मैं आपकी एक इजाजत से एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आइन में और कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है, इसे कोई दूसरा कलाम नहीं है। लेकिन
क्या ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत जो है ये अपोजिशन के साथ बैठे? जैसे मैं बतौर वकील आपसे शेयर कर सकता हूं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में 19वीं तरमीम उस वक्त की जुडिशरी ने करवाई थी, उससे बुनियादी इख्लाफात हैं। जिस तरह से जो एक जजेस का एक सेट पैटर्न आता है, उससे वकला को इख्लाफात हैं, और इसमें अपोजिशन भी चाहेगी कि ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अगर आप आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को, और सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी और हाई कोर्ट की बुनियादी जो आइनी इख्तियारात हैं, उनको अगर आप इस तरीके से अमेंड करेंगे तो फिर वकला रेजिस्ट करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, यहां पर हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अच्छा, ये जो पर्सन स्पेसिफिक की बात थी, हुकूमत बारहा ये कहती नहीं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आज भी आप चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हुआ तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, आप ऑपोजिशन की तरफ एड्रेस करके उन्होंने फरमाया कि आपको तो ख्वाब में भी काजी फायज ईसा साहब ही आते हैं। बट सवाल यह है चौधरी साहब कि ठीक है हुकूमत ये नहीं ला सकी, लेकिन मैं ख़बर की बुनियाद पर आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ कि ये दोबारा आएगा, 10 दिन बाद आए, 12 या 15 दिन बाद आए, लेकिन ये दोबारा आएगा। और हुकूमत को ये लगता है कि हम ये आइनी तरमीम मंजूर भी करवा लेंगे। अगर ये आइनी तरमीम, अभी तो जारी बात है उनको नाअहली जो भी उनकी थी नहीं हो सकी, ये मंजूर तो हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ 6 मेंबरान ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत में आज रुजू किया और कहा कि जी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करें। आप खुद बड़े मजे में वकील हैं, तो सब लॉ मेकिंग अच्छी हो बुरी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग अच्छी हो बुरी हो, वो तो एक बात का मामला है। अदालत रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर जारी फ्रैंकली कर नहीं सकती। बट आपको लगता है कि ये करके उन्होंने कोई ये सूदमंद होगा किसी के लिए, या ये कोई वाइज स्टेप था? बात ये है कि जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक होगा और अगर आप पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कायम करने की कोशिश करेंगे और उसमें स्टेक होल्डर्स को आप जो है वो एतमाद में नहीं लेंगे, यानी अगर आपको करना है तो ठीक है, इसके लिए आप 3 महीने का टाइम रखिए। सहाफ़ती तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, अपना सिविल सोसाइटी है, या आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठ के ये आइनी जो तरमीम है इनकी एक ख़ास अहमियत होती है कौमों की ज़िंदगी में, और ये दूर रस नताइज के हामिल होती हैं। तो आपने अगर कोई काम करना है तो उसके काम करने के तरीक़ेकार होते हैं। मसला ये है कि ये जो हुकूमत की जो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत के भी इख्तियार में ये आइनी तरमीम नहीं थी, ये तरमीम डिक्टेट हो रही हैं। तो डिक्टेशन पे होने वाली आइन साजी जो है वो बहुत ज़्यादा एक हमारा कंसर्न है, और हम समझते हैं कि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर इससे हिट होगा, डेट्रीमेंट होगा। राना साहब, बात यह है कि कल तक जो इबाम था, कल शाम को उस सुबकी के बाद जो कि हुकूमत को हुई, उसके बाद ये वायरल हुआ जी कि ये ड्राफ्ट है। बात यह है कि अगर किसी ने खुलूस नीयत से तरमीम करनी है, उस पर देखिए मेरा इस्तेकाक नहीं है कि मैं बैठ के जजमेंट पास करूंगा कौन सी तरमीम अच्छी है कौन सी बुरी है, वो बात की बात है। लेकिन अगर ये वर्किंग पेपर था तो असद गौर जो अपना गौर साहब जो थे, बैरिस्टर गौर खान साहब, उनको एक पेपर पकड़ा देते, ये मुसवदा है जी आप भी देख लें, वर्किंग पेपर है, अभी कैबिनेट ने भी अप्रूव नहीं किया। मुझे बताएं आज आदम नजीर तारड़ ने कौन सी ऐसी शिक कही जो बुरी थी कि वो कहते हैं कि अगर ये 56 है तो आप ये देखें कि 15 दफा फेडरल कोर्ट का जिक्र आया है, क्योंकि जिस जगह सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो ये 56 तो तब बन गई ना। आप और हम अगर बतौर तालिब इल्म इस चीज को देखें तो हमें तज्जिया करना चाहिए ना कि वो शिकें क्या हैं, जो मुतनाज़े हैं वो क्या है। इस पे बहस हो गई ना शुरू कि क्या सीक्रेटली पेश हुआ और वो डिनाई हुआ, नहीं, वो जा रहे हैं ना घरों पे, पीटीआई भी वहीं जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे ही पीटीआई इस कमेटी में, जिसमें कल उमर अयूब ने मुलाकात में कमेटी की मीटिंग में सवाल किए बैरिस्टर उसको आदम नजीर तारड़ को, निकल के ट्वीट किया कि नहीं ये हमारे इस्तेकाक की मीटिंग है। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि सेनेट के भी लोग लाएं, इनको एंगेज करें, ये मौका आ गया है कि इनके साथ बात कर लें। करनी उन्होंने बाइकआउट है, ये मैं आपको बता दूं, आज भी खान साहब ने कह दिया। अच्छा साहब, एक बात है, हुकूमत आज ये कह रही है, और तारड़ साहब को आपने सुना, आपकी भी जारी बात है, आप लोग प्रैक्टिस भी लाहौर हाई कोर्ट में भी इकट्ठे करते रहे, आप लोग हैं तो सारे कोलीग्स एक ही फ्रेटर्निटी से हैं। और बात यह है जब अपना वक्त था तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी क्या काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ क्या हुआ, हुकूमत आने से पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ क्या, वो भी अदलिया के साथ ही हुआ ना जी इस मुल्क के अंदर। अगर वाकई फेडरल शरीयत कोर्ट के आने, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आने से आपको लगता है कि मुल्क के अंदर आइन का बेसिक स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, ये भी तो आप देखें ना कि हमारे मुल्क में पेंडेंसी ऑफ केसेस, आप तो खुद वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज जाते हैं,
60,000 बताया जाता है जी केस पेंडिंग है, तो अच्छा नहीं है एक अपील्स के लिए सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए आईनी अदालत हो जाएगी? नहीं, देखिए बात यह है कि इस मुल्क में स्पेशल कोर्ट्स का तिरा डाली थी 1997 से ऑनवर्ड्स नवाज शरीफ साहब ने। पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग पेपर वाला राणा साहब मेरे भाई हैं, ये तो मजाक की बात है कि वर्किंग पेपर के लिए आपने 2 दिन छुट्टी वाले दिन इजलास बुलाया, आपने धमा चौकड़ी मचाई, आपने मीडिया को वहाँ पे कभी किसी के घर के ऊपर, कभी किसी असेंबली के बाहर, कभी किसी चैम्बर के बाहर जो है वो 2 दिन आपने पूरा वहाँ पे एक मेला सजाया और फिर नहीं हो सका तो फिर आपने कहा कि जी वर्किंग पेपर था बाजी मतलब ये तो अजीबोगरीब लॉजिक है। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने सीक्रेसी में ये काम किया है। बात यह है कि मुनीब साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है आपने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को यानी आम सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान जो कि एपेक्स कोर्ट है उसके लिए आपने 175A में जुडिशल कमीशन बनाया है, एक पूरा मैकेनिज्म दिया है। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है वो फ़र्क होगी और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी वहाँ पे लाया जा सकेगा। उसके बाद सदर पाकिस्तान जब दिल का चाहेगा किसी को वो फारिग कर देंगे और उसके बाद ये होगा कि किसी भी जज को आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। 73 से 24 तक जिन शिकों को किसी ने छेड़ने की 18वीं तरमीम हुई, 80 के करीब नशिस्तें हुई मुख्तलिफ पार्टियों के बीच में, तब तो ये मामला नहीं आया ज़ेरे बहस। तब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं, देखिए मिसाक जमहूरियत 2008 में था ना, तो 2009 में 18वीं तरमीम आई, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस वक्त क्यों नहीं बनी? मसला ये है कि आप माहौल क्रिएट बताया ना कि क्यों नहीं बनी। उन्होंने कहा जी, और 19वीं तरमीम भी आज तारड़ साहब कह रहे थे, तो आपको याद होगा कि वो भी ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी की कनपटी पे बंदूक रख के मुस्लिम लीग नून में करवाई थी 19वीं तरमीम। तो बात यह है कि वो कनपटी पे बंदूक जिसने रखी थी तो उसको ले आए ना, उसको भी सामने लेके आए। बात यह है कि तारड़ साहब जो है कल की सुबकी के बाद आज वो तकरीर वकील अच्छी कर लेते होते हैं, वो बातें कर लेते हैं। मामला यह है कि तारड़ साहब तो तब बात करें जब उनके इल्म में है कोई बात, उनके तो खुद भी इल्म में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जो उंगली रख के ये मामला इस वक्त करना, खासकर काजी फायज ईसा साहब, सीधी बात है हुकूमत का ये जो एक फ्रॉड इलेक्शन का सेवियर है वो काजी फायज ईसा है। उनकी जो गवर्नमेंट की जान है वो इलेक्शन कमीशन के तोते में है और तोते का पिंजरा काजी फायज ईसा साहब के पास है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, गारंटी है मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आमिर इलियास राणा साहब और फैसल फरीद सोही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।